नमस्कार दोस्तों, न्यूज स्पंदन अभिनव भेंट वार्ता की कड़ी में आज हमारे बीच में श्री भगवती प्रसाद अग्निहोत्री, जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, स्वांता सुखाय वे लेखन करते हैं, लेकिन उनके परिधि सदैव आम जन में रहता है। कोई भी क्षेत्र साहित्य का रहा हो, अग्निहोत्री हर जगह मौजूद रहे हैं। आप कुशल पत्रकार, कवि व लेखक हैं। कस दिया बरय आपका अवधि कविता संग्रह है। लखनऊ विश्वविद्यालय एमए में ब्रज अवधि खंड में आपकी कविता को स्थान मिला हुआ है। हम आपसे ही आज की वार्ता में मुखातिब हो रहे हैं। सर, आपसे पहला प्रश्न है, आंचलिक भाषा अवधि में जनपद सीतापुर का क्या योगदान रहा है? अवधि भाषा भाषी जनपदों में सीतापुर जनपद का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अवधि त्रयी यानी वंशीधर शुक्ल, चंद्रभूषण त्रिवेदी रमैका का और बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस ने अवधि को पूर्ण मनोयोग से पल्लवित और पुष्पित किया। श्री बलभद्र प्रसाद पढ़ीस सीतापुर के ही थे। इनके अलावा आचार्य चतुर्भुज शर्मा, बांकेलाल मिश्र लाल, मंगल सिंह मंगल, केदारनाथ शुक्ल, पुत्तूलाल आदि ने जहाँ काव्य रसधार बहाई, वहीं श्री श्याम सुंदर मिश्र मधुप ने अवधि का इतिहास नामक ग्रंथ लिखकर ख्यात अर्जित की। अवधि के विकास से निरंतर प्रयास रहने वाले स्वर्गीय सुशील सिद्धार्थ का नाम भी मैं बड़ी श्रद्धा से लेना चाहता हूँ। वह लखनऊ से अवधि पत्रिका बिरवा निकालते थे। वह अवधि उपन्यास भी लिख रहे थे, किंतु उनका देहावसान हो गया। सर, आपसे प्रश्न है कि हिंदी साहित्य लेखन में मुक्त छंद और छंदबद्ध रचनाओं में क्या अंतर देखा जाता है? मुक्त छंद और छंदबद्ध रचनाओं का जहाँ तक संबंध है, पहले छंदबद्ध रचनाएं ही लिखी जाती थीं, किंतु अंग्रेजी के प्रभाव के कारण मुक्त छंद रचनाओं का प्रचलन हुआ। वैसे वाक्यम रसात्मकम काव्यम के अनुसार जो भी वाक्य रसात्मक हो वो कविता है। अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति, कवि को प्रजापति कहा गया है। उसे जैसा रुचता है वैसा लिखता है। वैसे मेरी समझ में कविता में कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों का होना ज़रूरी है। सबसे बढ़िया परिभाषा तुलसी ने की है। हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वात शारदा कहाँ सुजाना, जो बरसे बरबार विचारू, होह कवित मुक्ता मन चारू। इसका अर्थ ये हुआ कि कविता में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का होना अनिवार्य है। सर, क्या छंदबद्ध रचनाएं ही साहित्यकारों की पहचान बनाती हैं? इस पे आपका क्या कथन है? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। आजकल एक से एक बढ़कर ऐसे कवि हैं जो छंद मुक्त कविता के कारण ही प्रसिद्ध हुए हैं। निराला जी ने कहा था, मुक्त कविता निर्झरणी के समान तटबंध तोड़ती हुई आगे बढ़ती है, और उन्होंने भी छंद मुक्त कविताएं लिखी हैं जो आज हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। सर, हिंदी भाषा के उत्थान में पत्रकारिता का योगदान है? योगदान पहले था, लेकिन अब नहीं है। अखबार जनता के सामने भाषा का महत्वपूर्ण साधन हुआ करता था। कमलापत त्रिपाठी, बाबूराव पाड़कर,
श्री प्रकाश, वेद प्रकाश वैदिक आदि ऐसे संपादक हुए हैं जिनके कार्यकाल में हिंदी भाषा का संवर्धन हुआ। आज पत्रकारिता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में विभाजित है। किसी सीमा तक भाषा पर नियंत्रण प्रिंट मीडिया में तो किसी सीमा तक है, किंतु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि टीवी चैनल्स पर भाषा की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसी चैनल की बहस में आप इसे स्वयं देख सकते हैं। यहाँ तक कि व्याकरण की छोटी छोटी अशुद्धियाँ बहुतायत से मिलती हैं। साहित्य का उत्थान कवि सम्मेलनों और हिंदी मंचों से हो रहा है, इस पे आपका क्या कथन है? बिल्कुल नहीं हो रहा। हिंदी भाषा के सम्मान का जहाँ तक प्रश्न है, कवि सम्मेलन मंच पर बिल्कुल ही नहीं। आज फूहड़ हाथ मारक रोज परोसा जा रहा है। वास्तविकता ये है कि कवि मंच के कवियों का उद्देश्य हिंदी भाषा से बिल्कुल नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए वे नौटंकी करते हैं, कविता नहीं करते हैं। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि कवि मंच पर भाषा का उत्थान बिल्कुल नहीं हो रहा। सर, आज का युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी से नाराज है। इस नाराजगी पर आपका क्या विचार है? रोजगार से वंचित है, इसलिए वो नाराज है। उसको तो नाराज होना ही है। बेरोजगार दो तरीके के होते हैं, एक पढ़ा लिखा बेरोजगार और दूसरा अशिक्षित बेरोजगार। और सरकार के पास इतना रोजगार नहीं है कि इतने बड़े समुदाय को समायोजित किया जा सके। इसमें गलती बेरोजगारों की ही है, क्योंकि हर रोजगार ये चाहता है कि मुझको कहीं न कहीं सर्विस मिले। सर्विसेज इतनी अधिक नहीं है, जिसके लिए जहाँ उपयुक्त है उसको दी जा रही हैं। आपको याद होगा, मोदी जी ने एक बार कहा था कि पकौड़ा बेचिए। तो यद्यप ये बात बहुत बुरी लगी थी सबको, लेकिन ये है सच। क्योंकि जो बेरोज़गार है, जिसके पास रोज़गार नहीं है, उसको रोज़गार कैसे मिले? कोरोना काल में हमने देखा कि जो भी बेरोज़गार बाहर जाकर अपनी रोटी चला रहे थे, वह वापस आ गए। पढ़े लिखे, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सब वापस आ गए, जबकि जहाँ पर वे थे वहाँ रोटी दाल के भी लाले थे। परिणाम ये हुआ कि वे सब्ज़ी बेचने लगे, सब्ज़ी बेचकर वो अपना काम चलाने लगे। अगर यही चीज़ वे पहले अपना लेते तो कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और उनका रोज़गार भी चल जाता। वैसे ये सच्चाई है कि बेरोज़गारी बढ़ी है और इसके लिए सरकार को समुचित प्रयास करने चाहिए ताकि बेरोज़गारों की भी रोजी रोटी मिल सके और उन्हें इधर उधर भागना न पड़े। ये सरकार के योजना में आ जाना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गारों को रोज़गार देंगे। आम जन मानस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के दौर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग टीवी देखना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि कोई चैनल आज तक ऐसा नहीं है जो आपको आवश्यक जानकारी देता हो। आज चैनल पक्ष और विपक्ष में बंट गए हैं। एक चैनल सरकार का पक्षधर है, दूसरा विपक्ष का। इसलिए हम लोगों के बीच में
जो भी सूचनाएं दी जा रही हैं वह सब भ्रामक है। इसलिए आप लोग कम से कम प्रयोग करिए। एक बात और, आज के दौर में रातों रात व्यक्ति प्रसिद्ध होना चाहता है, जो बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए मेरा कहना ये है कि आप अपने अथक परिश्रम, कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्य पालन ही आगे बढ़ने का प्रयास करें।